एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिनके प्रोडक्ट्स घर घर में यूज़ किए जाते हैं, बट आपको बता दूं उसके बारे में आपको कम पता होगा। तो आज उसके बारे में हम डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि क्या है वो कंपनी, उसका नाम क्या है, और साथ ही साथ बताएंगे कि कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ओवर ईयर्स, और साथ ही साथ समझेंगे कि पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, क्वार्टरली फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, और आपको कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। तो पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग देंगे अबाउट द पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़। जी हाँ, जो कंपनी आपका बनाती है फेविकोल। फेविकोल के एड से आप सभी वाकिफ़ होंगे, किसी ने कहीं ना कहीं यूज़ किया ही होगा। तो आज हम उस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं और पूरा डीपली बताने वाले हैं कि किस तरीके से कंपनी काम करती है, कौन कौन से कंपनी के सोल्यूशंस है। केवल फेविकोल का ही काम नहीं है, काफ़ी हद तक अच्छा और काफ़ी डिटेल्ड आज अंडरस्टैंडिंग आप लेने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फ्री फॉर ऑल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम लगातार आपके लिए अपडेट्स डालते हैं और इसी तरह की अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बीट द स्ट्रीट शेयर मार्केट न्यूज़ करके 2900 पीपल्स ऑलरेडी ज्वाइंड, एंड यहाँ पर आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल्स उससे रिलेटेड वीडियोस और साथ ही साथ यहाँ पर फटाफट से हम एनालिसिस, कौन कौन हाइलाइट्स और रिपोर्ट्स कोई भी होती है एशियन पेंट से रिलेटेड, गोदरेज कंज्यूमर, केडिला, तो सारी रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती है जो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि सारी चीज़ें वीडियो में बताना आसान नहीं होता है। तो हम उसके लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं कि जो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन हम टेक्स्ट के थ्रू देना चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कोई क्वेरी है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड और शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो नीचे व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप व्हाट्सअप पे हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जब आपको हेल्प करेगी किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम में, चाहे वो आपको पेमेंट करने में हो रही है और या किसी भी तरह की अपडेट्स से रिलेटेड हो, या आपको स्टॉक किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप वहाँ पर जाके अपडेट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी ज़रूर से हेल्प करने की कोशिश करेगी। अब आ जाते हैं, सबसे पहले समझते हैं कंपनी किस किस प्रोडक्ट का वो बनाती है। तो कंपनी का मेन बिजनेस है एडेसिव, सीलेंट एंड वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन बनाने का और कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाने का। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन में जो बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है और उसके जो एडेसिव जो यूज़ होते हैं और वाटर प्रूफिंग की जो सीलन है वो यहाँ पर नीचे ना गिरे, और साथ ही साथ वाटर प्रूफिंग हो पूरे घर की, तो घर की मरम्मत और इन सब चीज़ों में क्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल, पॉलीमर्स और आप कह सकते हैं कि इस तरीके का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो घर बनाने में, घर के पेंटिंग में और उस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। और ये हमारा जो ब्रांड है वो हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल नेम के लिए जाना जाता है और काफ़ी रोबस्ट और ग्रोइंग इनका नेटवर्क है, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। फेविकोल के नाम से इन्हें काफ़ी हद तक पहचाना जाता है। और अब हम बात करने वाले हैं इनके क्वार्टरली अर्निंग पोटेंशियल और प्रेजेंटेशन की, जिसमें आप देखते हैं प्रोडक्ट की बात करें तो फेविकोल, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, रोफ, एम सील, फेविक्रिल, रंगीला, स्टील ग्रिप, तो इस तरीके के सारे माने प्रोडक्ट्स सारी एक ही कंपनी बनाती है, उसका नाम है पीडीलाइट। और काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स रहे हैं कंपनी के और लगातार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। तो क्वार्टरली फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 का आज हम डीपली एनालिसिस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दी है और मार्केट का क्या आउटलुक है इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी का सीधा सीधा कहना है कि सेकेंड वेव के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर चैलेंजेस आए हैं, बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन के कारण यहाँ पर कॉस्टिंग और ग्रोथ मार्जिन पे यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पीडीलाइट यहाँ पर कमिटेड है अपने पार्टनर्स को यहाँ पे लगातार सर्व करने के लिए और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। और अब आ जाते हैं कंपनी के Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 में, जहाँ पे एक रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंसोलिडेटेड लेवल पे बात करें तो नेट सेल्स 45.3% से बढ़ चुकी है और 20-30 करोड़ रुपीस की नेट सेल्स देखने को मिलती है। वहीं इबिटा की बात करें तो इबिटा में भी 460 करोड़ की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं 50% की ग्रोथ ऑन द इबिटा मार्जिन। इट्स अ ग्रेट ग्रोथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज पूरे जो साल हैं वो यहाँ पर कोरोना वायरस ने कहीं ना कहीं ऊपर नीचे की चीज़ों को किया है, बट इनकी जो ग्रोथ है अगर आप देखेंगे, नेट सेल्स 45%, इबिटा 52%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 62% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 96%। तो ग्रोथ है वो काफ़ी तगड़ी आप देख सकते हैं। 307 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ 20-30 करोड़, इस तरीके की कंपनी में काफ़ी तगड़ा नंबर्स हैं। और साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं, इट्स अ रियल ग्रोथ। यहाँ पर कोई भी आपको मैंने कोई एडिशन नहीं है, बट ये पूरा का पूरा जो वहाँ से फिगर्स लिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं स्टैंड अलोन लेवल पे भी देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 73% की ग्रोथ देखने को मिल जाती है। 277 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। 1851 करोड़ यहाँ पर भी 40% की ग्रोथ है।
तो हर फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। EBITDA मार्जिन मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और आपको काफ़ी प्रॉमिसिंग लगेगा ये सेक्टर में जिस तरीके का कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है Q4 का। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के अर्निंग समरी की, तो अर्निंग समरी में अगर हम देखें तो यहाँ पर नेट सेल्स का जो फिगर आता है वो 7,251 करोड़ का, तो ये जो पूरा नंबर है वो पूरा फिगर आता है फाइनेंशियल ईयर 21 का। जबकि हमने ऊपर जो फिगर देखे वो Q4 के हैं, जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि पूरे साल यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पूरे साल कोरोना रहा, बट स्टिल यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस नहीं है। और EBITDA मार्जिन में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है 6.5% की, जो कि काफ़ी डिसेंट ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, बट स्टिल अगर हम देखेंगे तो 1126 करोड़ का डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने पोस्ट किया है इवन आफ्टर द कोविड, एंड द स्टैंड अलोन फिगर्स आर ऑल्सो प्रॉमिसिंग, और यहाँ पर वो भी नंबर अच्छे हैं। 6,187 करोड़ का सेल्स, वहीं 1,081 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है। और अगर परफॉर्मेंस ओवरव्यू की बात करें, जो कंपनी ने यहाँ पे कमेंट्री की है वो यहाँ पर लिखा है कि कंपनी की जो डिमांड है वो यहाँ पर रूरल और मेट्रोज में लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। वहीं बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 2 सेगमेंट में काम करती है कंपनी, एक है कंज्यूमर को और एक B2B। B2B में होता है कि कंपनी बिजनेस टू बिजनेस दे रही है, मतलब कि कंपनी खुद एक बिजनेसमैन है और साथ ही साथ एक और अपने आगे बिजनेस वाले को ट्रांसफर कर रही है, तो वो हो गया B2B सेगमेंट। वहीं अगर कंज्यूमर सेगमेंट की बात करें तो कंज्यूमर सेगमेंट में आते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर से डीलिंग, लाइक फेविकोल अगर आप दुकान से खरीद रहे हैं तो इट इज़ लाइक और कंपनी से खरीद रहे हैं तो इट इज़ लाइक कंज्यूमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट देना। तो कंज्यूमर फोकस्ड प्रोडक्ट होते हैं, कुछ सारे प्रोडक्ट होते हैं वो बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट चैलेंजेस होने के बावजूद कंपनी ने एक डिसेंट यहाँ पे मार्जिन दिए हैं, जो कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन हुआ है और उनका मानना है कि कॉस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मतलब इंक्रीज देखने को मिला, जिसके कारण यहाँ पर फाइनेंशियल थोड़े से डल हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ओवरऑल लेवल पे, तो यहाँ पर कंपनी के जो 2 बड़े सेगमेंट है वो मैं बता देता हूँ, एक है एशिया, एक अमेरिका और एक है मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे हाई जो नंबर्स आए हैं सेल्स के वो हैं एशिया से 69.6 करोड़। वहीं अगर EBITDA की बात करें तो 12.8 का EBITDA यहाँ पर कंपनी ने एशिया में दिया है। अगर हम बात करते हैं वही चीज़ अमेरिका में, तो अमेरिका में यहाँ पर जो चीज़ें हैं थोड़ी नेगेटिव नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स तो बढ़ी है बट EBITDA में इतना अच्छा मतलब पिछले साल कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छा नंबर है, 8.6% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। बट हम देखते हैं तो ओवरऑल यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है कि डिमिन्यूशन इन इन्वेस्टमेंट 3.6 करोड़ इन द करंट क्वार्टर एंड वन ऑफ द टैक्स प्रोविजन 6.6 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो इस कारण यहाँ पर जो है वो यहाँ पे फिगर्स थोड़े से डिट्रियोरेटेड, थोड़े से यहाँ पे टिल्टेड देखने को मिलते हैं। बट अगर हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट अफ्रीका की, तो वहाँ पर भी EBITDA को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो अफ्रीका एशिया ही एक ऐसा सेगमेंट बचता है जो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बाकी सेगमेंट्स में कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, ये साफ देखने को मिल जाता है। Q4 की फाइनेंशियल ईयर 21 की अगर हम सब्सिडरी परफॉर्मेंस की बात करें तो निन्ना परसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी की है, ऐसे ही ICA पाइडीलाइट है, CP पॉलीथेन है और PAPL है और अदर्स है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि Q4 जो है अगर हम कंपैरिजन करें पिछले साल के कंपैरिजन में तो काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है। और एक PAPL है, वो तो कंपनी का इस बार का नया ही वेंचर है, 100% स्टेक जो कंपनी ने खरीदा है पिडीलाइट एडेसिव प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि पहले किसी और नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा फिगर्स कंपनी का इस साल का ही दिखाया गया है। वहीं अगर हम EBITDA की बात करें तो EBITDA में यहाँ पर काफ़ी हद तक कंपनी के अच्छे नंबर्स देखने को मिल जाते हैं और EBITDA में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। Q4 के कंपैरिजन में पिछले साल के 4 से 6.3 हुआ है। अगर हम ICA पिडीलाइट की बात करें, नीना परसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ पे ज़रूर कम देखने को मिलता है, नेगेटिव में है। बाकी अगर हम बात करें CP पॉली, वहाँ पर भी 2.6 से 4.8 हुआ है। अदर्स में भी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। बट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो PAPL है वो 34.3% का मार्जिन लेके चल रहा है, जो कि एक तरफा मार्जिन है इस तरीके के सेक्टर में। वहीं अगर हम EBITDA के लेवल पे बात करें पूरे फाइनेंशियल ईयर की, तो फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल के कंपेरिजन में सेल्स में यहाँ पे दबाव देखने को मिलता है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें EBITDA की, तो वापस PAPL ने यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है। पिडीलाइट के दूसरे सेगमेंट्स ने यहाँ पर EBITDA में ग्रोथ नहीं दिखाई है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें पिछले सालों के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछले साल में अगर हम देखेंगे तो भी यहाँ पर थोड़ा अच्छा EBITDA था और कंपनी ने इतनी कोई मेरे हिसाब से ग्रोथ दिखाई नहीं है, जैसा कि हमारे को ऊपर के केवल टोटालिटी पे फिगर्स देखने को मिल रहे थे। टोटल प्रोडक्ट्स तो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री सेगमेंट कंपोजिशन की, तो यहाँ पर निकल के आता है कंपनी का
परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स में सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो है एडेसिव का 54% का, और जहां सबसे ज़्यादा मार्जिन कंपनी का है। और इसी के कारण अगर हम देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट्स काफ़ी फिगर अच्छे आते हैं। Q4 में भी कंपनी का फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, केवल एडेसिव के कारण। बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट है जिस पे 50% कंपनी रिलाई कर रही है, उनसे यहाँ पर इतना बढ़िया मटीरियल नहीं निकल के आता है, इतना बढ़िया प्रॉफिट नहीं निकल के आता है। 5 ईयर डाउन द ईयर परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कंपनी ने 2020-21 में B2B सेगमेंट में जहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिलती है, वहीं कंज्यूमर एंड बाजार सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ है। बट आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ग्रोथ इतने नंबर पोटेंशियल में इतना खास नहीं दिखता है, क्योंकि 78 to 81, बट क्योंकि कोरोना था फिर भी हम मान सकते हैं। बट ओवरऑल यहाँ पर जो फिगर्स हैं वो ग्रोथ के यहाँ पर दिखने चाहिए, जो नहीं दिख रहे हैं इतने अपफ्रंटली। वहीं डोमेस्टिक प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी के काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट का काफ़ी बड़ी रीच है, 44 वेयर्स और 4800 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर, 9 रीजनल ऑफिस, 2 RDCs, 28 प्लांट्स, 31 को मेकर्स। तो काफ़ी बड़ा कंपनी का प्रेजेंस है, ग्लोबल प्रेजेंस भी काफ़ी तगड़ा है। बट कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो अगर ग्लोबली हम देखें तो इतने कोई खास निकल के नहीं आते हैं। बट एडेसिव से जो कंपनी का जो सेगमेंट से जो कंपनी ने कमाया है वो सही में काबिल तारीफ यहाँ पर निकल के आता है। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में भी कंपनी का काफ़ी फोकस रहता है, और नए नए प्रोडक्ट्स भी कंपनी काफ़ी लॉन्च कर रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 70% प्रोमोटर्स के पास है, वहीं 14% की बात करें तो अदर्स, और 11% यहाँ पर FII के पास, और म्यूचुअल फंड के पास 3.92% है। स्टॉक परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स ने यहाँ पर सेंसेक्स से काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ दिख ही नहीं रही है कंपनी में। बट अगर हम बात करें पीडीलाइट की तो ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे कि कंसिस्टेंट पे आउट डिविडेंड का कंपनी ने दिया है अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के ग्रोथ की तो पिछले सालों के कंपैरिजन में अगर हम इस तरह की ग्रोथ अगर दूसरी कंपनी से ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि कंपनी को कुछ और चीज़ें यहाँ पर करनी होगी जो कंपनी को यहाँ पर सक्सेसफुल करने में हेल्प करे। चार्ट पैटर्न पे आ जाते हैं कि किस तरीके का कंपनी ने ओवरऑल दिया है, और यहाँ पर कहाँ पे ब्रेकआउट है, या एंट्री लेनी चाहिए, सेल्स बेच देना चाहिए, या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम सर्च करते हैं पीडीलाइट, क्योंकि पीडीलाइट को समझना टेक्निकली भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे तो फिगर्स इतने अच्छे और इतने ल्यूक्रेटिव नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिगर्स अगर हम दूसरी इंडस्ट्री का देखें एशियन पेंट्स और इन सब की तो काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, बट कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं दिया है। हम इसको वीकली की जगह अगर मंथली कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो है ग्रोथ दिख रहा है चार्ट में, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक छोटा करेक्शन यहाँ पर, अगर हम ये ट्रेंड लाइन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक छोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है, और वो करेक्शन आएगा यहाँ पे करीबन 1800 रुपये पे अभी शेयर ट्रेड हो रहा है, और एक डोजी बना है, और डोजी के बाद थोड़ा सा ऊपर गया है शेयर। बट अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्योंकि कंपनी के फिगर्स इतने अच्छे नहीं हैं, बट आप देखेंगे तो शेयर भी एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है, ओवर ए टाइम हाई पे चल रहा है। तो मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में और ज़्यादा ग्रोथ दिखने वाली है एज़ कम्पेयर टू। अगर हम बात करते हैं कंपनी के वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन कंपनी की चल रही है, और यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन मेरे को लगता है देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो सेगमेंट है वो काफ़ी ल्यूक्रेटिव है। दूसरी कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं, और आने वाले समय में काफ़ी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम किया है, एडेसिव का इंडस्ट्री ने काम किया है, एडेसिव में काफ़ी अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया है, और 50% वहाँ से आता है। तो उसी के कारण कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और वो ओवर ईयर यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखती है। पीडीलाइट एक अच्छी कंपनी है डिसेंट प्रमोटर्स के साथ, तो लोग यहाँ पर बाई करके चलते हैं। बट फिलहाल मेरे को यहाँ पर कोई भी प्रॉमिसिंग फैक्टर दिखा नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता हूँ। बट अगर हम बात करेंगे कंपनी में अगर आपने अच्छा खासा रिटर्न कमाया है, अगर हम पिछले साल की बात करें 2020 के बाद की, तो 1400 से यहाँ पर शेयर ने इतना कोई खास परफॉर्मेंस दी नहीं है, केवल 400 रुपये की परफॉर्मेंस यहाँ पर बनी है। 1400 से 1900 मतलब कि 500 रुपये की करीबन परफॉर्मेंस दी है, मतलब कि आप देख सकते हैं कोई 20-25%। बट ओवरऑल अगर हम देखें कंपनियाँ इस सेगमेंट में, अगर हम एशियन पेंट की बात करें तो 70% की ग्रोथ देखने को मिलती है। पेंट इंडस्ट्री है मैं मानूंगा थोड़ी अलग होती है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज तो पीडीलाइट भी कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, और हम देख सकते हैं कि वहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखनी चाहिए थी। 30% या 25% की ग्रोथ यहाँ पर नहीं देखने को चाहिए थी, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक और ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, बट उसके लिए आपको वेट करना चाहिए।
Q1 का हम वापस से एनालिसिस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सही टाइम पे सही सूचना मिल सके, क्योंकि पिडिलाइट अभी इतना ल्यूक्रेटिव नहीं है और कोई बाइंग की राय नहीं है। अगर आपके पास है आप होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि कंपनी में कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है तो अच्छा फैक्टर भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई बाइंग करने की ऐसे कोई जगह नहीं बनती है। इसके अलावा भी कई कंपनियों पे हमने एनालिसिस किया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, और यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी एरर आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सेगमेंट में तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सब चीज़ों की हेल्प मिल जाएगी। तो इसी तरह वीडियो को यहाँ एंड करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।